हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 की एग्जामिनेशन चल रही है और आज 6 दिसंबर की सभी शिफ्टों का एग्जामिनेशन हो चुका है और मैं आप सभी के लिए 6 दिसंबर के आल शिफ्ट का जो 100% है उन सभी का एनालिसिस लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे आने वाली हर शिफ्टों का एनालिसिस मिल सके। तो चलिए आज बात करने वाले हैं 6 दिसंबर की सभी शिफ्टों के जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे जो एग्जाम में बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ आपको इन 100 क्वेश्चनों के आंसर की भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और एक बार फिर से आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे आने वाली हर शिफ्ट की एनालिसिस आप देख सके और जो अपनी तैयारी है एसएससी सीजीएल एग्जाम की, आपकी जो आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम होने वाली, तो आप अपनी तैयारी के लिए दोस्तों कंफर्म कर सके। और आप सभी को पता है, जैसा कि क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के आसपास के क्वेश्चनों के संबंध में ही आपको आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप जो अभी तक जितने भी शिफ्टों का एनालिसिस हो चुका है 1 दिसंबर से लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज 6 दिसंबर की, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी जो एनालिसिस देखने के बाद आज जो 6 दिसंबर के एनालिसिस में प्रवेश कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए अपन बात करेंगे आज जो 6 दिसंबर के समस्त क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं जो आज पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? जो चोलों के द्वारा जो मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो देवयान उन्हें कहा जाता है या जो तिरुनदुकनी है वह भी इसे कहा जाता था। और विद्यालय के द्वारा चोल साम्राज्य की जो स्थापना की गई है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे आने वाली शिफ्टों में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विद्यालय ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और चोलों के द्वारा जो मंदिर के लिए जो दान की गई भूमि होती है उसे देवदान कहा जाता है या तिरुनमकदूनी भी इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं वह कहा जाए या जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए जो 33% आरक्षण प्रदान किया गया है वो ये दोस्तों जो त्रिपुरा सरकार की ओर से यहाँ पे, जी हाँ, त्रिपुरा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक अनूठी पहल है जो समस्त सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा त्रिपुरा सरकार के द्वारा की जा चुकी है और यह क्वेश्चन आज 6 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। चलेगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पल्लवों के शासनकाल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो पल्लव वंश से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पल्लवों के शासनकाल में जहां पे व्यापारी और जो बनिया रहा करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे नगरम कहा जाता था। आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप सभी के द्वारा भेजे नहीं गए हैं, तो मेरे द्वारा यहाँ पे आपको जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वह 1867 में की जाती है और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में यहाँ पे स्टूडेंट आत्माराम पांडुरंग ने, जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और यह जो स्थापना की थी ये मुंबई शहर में, जी हाँ, मुंबई शहर में की गई थी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए और मुंबई आप सभी को पता है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, तो आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा अन्य और किसी समाज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। और रामकृष्ण मिशन दोस्तों इससे क्वेश्चन छप चुका है जो कि आपकी जो अभी आपको एनालिसिस करवाया जा रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसकी स्थापना जो 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जी हाँ, रामकृष्ण जी के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की शिफ्ट में प्रार्थना समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ पे ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी प्रकार आर्य समाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन से तो क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। तो आपको यह दो ब्रह्म समाज और आर्य समाज भी पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिएगा हम यहाँ पे बात करते हैं, शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो यहाँ पे शीतकालीन और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं उसमें 2 वर्ष का होता है और वैसे ओवरऑल बात की जाती है तो ओलंपिक में
वैसे 4 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सौरमंडल की औसत ऊंचाई क्या है, तो जो सौरमंडल की औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल की ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सहारा मरुस्थल है यह है अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक इसकी स्थिति है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों अपघटन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें बात करते हैं, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों, जी हाँ, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं और जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो अपघटन की जो अवस्था होती है वह जीवों में उनकी मृत्यु के पश्चात इसका आरंभ हो जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है जिसमें फोटो ऑक्सीडेशन होती है, लीचिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है एंड जो मिनरलाइजेशन होती है। इस प्रकार की 4 अवस्थाओं के जो बांटा गया है और इस 4 अवस्थाओं में अपघटन की जो अवस्था पूर्ण होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो जो इकोसिस्टम शब्द है किसने दिया था, तो इकोसिस्टम जो शब्द है ऑर्थर जी टॉन्सले ने 1835 में दिया था। जी हाँ, इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है यह ऑर्थर जी टॉन्सले ने 1835 में दिया था, आपको पता होना चाहिए। और पारिस्थितिक तंत्र एक निश्चित स्थान और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों द्वारा गठित एक समूह है। जी हाँ, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह एक निश्चित स्थान है और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों द्वारा एक गठित समूह को जो नाम दिया गया है उसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। और यह जो शब्द है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम यह ऑर्थर जी टॉन्सले के द्वारा 1835 में दिया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करें जो कृष्ण तृतीय है किस सल्तनत के राजा हुआ करते थे, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जो कृष्ण तृतीय है ये राष्ट्रकूट संतुलन के, जी हाँ, राष्ट्रकूट वंश के ये है जो राजा हुआ करते थे। और यहाँ पे बात की जाए राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो दंती दुर्ग ने की थी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जो दंती दुर्ग के द्वारा 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की जाती है, यह क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना था, तो जो चुनाव आयोग है किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना था, आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे बात की जाती है 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना था। तो यह 3 सदस्यीय निकाय बना है जो 1989 से 1990 तक बना। फिर बात की जाती है 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह 1 सदस्यीय आयोग बना और पुनः 1 अक्टूबर 1993 से यह जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय आयोग बना है। तो आपको ये समस्त इसके बारे में समस्त जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कर सकता है और स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि जो स्टैटिक्स आईक्यू परिवार से पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए इसी आशा के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दहिया ने लगातार 3वां स्वर्ण पदक जीता है, तो यह कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं है कि जो रवि दहिया है वह जो बॉक्सिंग से संबंधित भी है और यह जो रवि दहिया हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यह एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 से संबंधित, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दहिया ने 3वां स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ है और मंगोलिया के उलानबातर शहर में जी हुआ है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और जो स्वर्ण पदक जीता है वह है जो रवि दहिया ने जीता, आपको पता होना चाहिए। रवि दहिया के द्वारा ही जीता गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। 5 रजत और 11 कांस्य के साथ 17 टोटल पदक जीते हैं, जो किसमें जीते हैं, एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन मंगोलिया उलानबातर शहर में किया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है काफी दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस प्रकार की क्वेश्चन एसएससी मुख्य पूछी करती है। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ से दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वह तन्वी शाह थी। जी हाँ, तन्वी शाह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय के बारे में बात की जाती है दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला के बारे में। अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि जो ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वह है पंडित रविशंकर। जी हाँ, पंडित रविशंकर है जिन्होंने प्रथम भारतीय है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। इसके अलावा अन्य बात की जाती है कि 2022 में किन्होंने जीता है, तो जो फाल्गुनी शाह है, जी हाँ, फाल्गुनी शाह रिकी केज के द्वारा भी दोस्तों 2022 में जीता जा चुका है। लेकिन पहली महिला की बात की जाती है तो तन्वी शाह का नाम सबसे पहले आता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे प्लासी का जो युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आप सभी को पता है, रॉबर्ट क्लाइव
और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1757 को होता है। और प्लासी का पहला युद्ध जो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, जी हाँ, प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। तो दोस्तों जो प्लासी नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में है, और यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित, जी हाँ, प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 22 अक्टूबर 1757 को होता है, जिसके अंदर सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और यहाँ पे अंग्रेज जो साम्राज्य की स्थापना की जो नींव है इसी प्लासी के युद्ध से रख दी जाती है, यह आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम किस उम्र तक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, मुफ्त शिक्षा की संविधान में भी दोस्तों जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए की गई है, यह आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना का विषय क्या है? तो जो अगस्त में 2022 में नमस्ते योजना के नाम से, जी हाँ, नमस्ते योजना के नाम से जो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया जाता है उसका विषय क्या है? तो जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है, नमस्ते जो योजना की शुभारंभ की जाती है। और बात की जाती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम ने ही प्रत्यार वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में किस सरोद वादक, जी हाँ, सरोद वादक को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रकार से एसएससी अब क्वेश्चन पुटअप करना आरंभ कर दी है। काफी दोस्तों यहाँ पे जो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन पुटअप कर रही है। यहाँ पे पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी दोस्तों ओल्ड पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1971 में किस सरोद वादक को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था बाबा अलाउद्दीन खान। जी हाँ, बाबा अलाउद्दीन खान को जो सरोद वादक है जिन्हें 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह आप सभी के लिए अन्य जो सरोद वादक है उनका नाम लिखा गया है। अमजद अली खान है, अली अकबर खान है, सौमिक दत्त है, अभिषेक लाहिरी है, ब्रिज नारायण है, हाफिज अली खान है, राजीव तारानाथ है, अयान अली खान है, अमान अली खान है, असद की जिबेत है, बुद्ध देवदास गुप्ता है, बहादुर खान और शरण रानी। ये समस्त मुख्य सरोद वादक है जिनका नाम दोस्तों आप सभी के सामने रख दिया है। एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों आप सभी ये जो वाद्य यंत्र जो वादक होते हैं उन सभी के बारे में देखकर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, इसमें सोडियम आयन के चारों ओर है 6 आयनों से घिरा होता है। जी हाँ, 6 आयनों से घिरा होता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ निशा गांधी पुरस्कार, निशा गांधी संगीत पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो निशा गांधी संगीत पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस प्रकार से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में 6 दिसंबर को पूछा गया है। तो यहाँ पे बात की जाए, नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 2013 में पहला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जो नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई है, इन्हें 2013 का जो निशा गांधी संगीत पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया है। और दोस्तों बात की जाती है जो निशा गांधी संगीत पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 2013 में इसका आरंभ किया गया, और 2013 में ही दोस्तों नृत्यांगना है जो मृणालिनी साराभाई है उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पे बात की जाए, केरल टूरिज्म द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में नगद, यहाँ पे नगद राशि दी जाती है, और यह 1.5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों जो निशा गांधी संगीत पुरस्कार है यह केरल राज्य के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, केरल राज्य के द्वारा यह प्रदान किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। कब दिया गया था? तो यह पूछा जा चुका है, पहले व्यक्ति का पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पे नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 2013 में पहला सम्मानित किया गया है, और यह केरल राज्य का दोस्तों पुरस्कार है। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो यह समस्त जो मुख्य फैक्ट हैं, यह मुख्य फैक्ट्स आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इसी प्रकार के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से वीडियो देखकर आप जो
आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी दोस्तों सही ढंग से कर सके। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बृहस्पति की 4 उपग्रहों की खोज किसने की थी? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बृहस्पति के 4 उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के जो वैसे तो उपग्रहों की संख्या काफी है क्योंकि सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं बृहस्पति ग्रह के होते हैं, और इनमें जो 4 उपग्रहों की खोज की थी वह गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। आपको यह पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। जी हाँ, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो दोस्तों इस प्रकार से जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दोस्तों एसएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपने कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों यहाँ पे कहीं पढ़ा होगा। अन्यथा इस क्वेश्चन में दोस्तों तुक बिगाड़ने से या दोस्तों गर्दा उड़ाने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको यह नेगेटिव देने वाले क्वेश्चन है कि इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो इन्हें 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का ढलान देता है। तो यह स्पीड और टाइम का जो ग्राफ का ढलान है क्या देता है? तो त्वरण देता है। तो त्वरण होता है ए, जी हाँ त्वरण होता है, और इसे dv अपॉन dt कहा जाता है। जी हाँ त्वरण होता है। वेग में प्रति एकांक या वेग में समय या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यह dv अपॉन dt होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्पीड या में परिवर्तन की दर है, और इन दोनों के जो ग्राफ होता है, जी हाँ इन दोनों के ग्राफ को दोस्तों हम यहाँ पे त्वरण कहा जाता है। एक तरफ वेग आता है, एक समय आता है। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे जो वेग और समय के जो ढलान को है त्वरण कहा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें। 2010 का युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2010 का जो युवा ओलंपिक है वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण है सिंगापुर में। जी हाँ, और जो 2010 में युवा ओलंपिक हुआ था वह पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण है जो कहाँ पे सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था। तो आपको यह डेट्स भी पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई पूछी गई है। तो इसकी व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। जी हाँ, किलोवाट घंटा इसकी व्यावसायिक इकाई है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे जो कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वह पृथ्वीराज चौहान से पूछा गया था, और आज दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद गौरी से। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों जो पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ था? तो 1191 में तराइन का दोस्तों युद्ध होता है। जी हाँ, तराइन का पहला युद्ध होता है, और तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जी हाँ मोहम्मद गौरी को हरा देता है और इसे माफ करके दोस्तों छोड़ देता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR? तो CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो CISR है इसकी पहली महिला प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह है नलाथम्बी कलाईसेल्वी। जी हाँ, नलाथम्बी कलाईसेल्वी को पहली दोस्तों महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं CISR की दोस्तों की। CISR की फुल फॉर्म क्या है? वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जी हाँ, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला प्रमुख के रूप में नलाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किया गया है, और ये दोस्तों पहली महिला महानिदेशक है या डायरेक्टर जनरल बन गई है। तो आपको दोस्तों यह क्वेश्चन है आपके आगे आने वाली शिफ्टों में छप सकता है, इसलिए दोस्तों आप इसको एक बार ढंग से देखिएगा, याद करिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का कितना तापमान आवश्यक है? तो जो चावल और अनाज उगाने के लिए दोस्तों आवश्यक तापमान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए चावल व अनाज उगाने के लिए, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जो चावल है एक खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, जी हाँ तापमान की आवश्यकता होती है वह 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जी हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है खरीफ की फसल उगाने के लिए। तो आपका दोस्तों यहाँ से यह तमाम फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलिएगा
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पूछा गया है आज ही, हड़प्पा के हथियार किसके बने हुआ करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें हथियार किसके बना हुआ करते हैं यह पूछा गया है। तो जो हड़प्पा संस्कृति हुआ या सभ्यता हुआ करती थी उसमें दोस्तों पत्थर के बना हुआ करते थे, और पत्थर भी दोस्तों स्टफिक पत्थर के, जी हाँ स्टफिक पत्थर के जो औजार बना हुआ करते थे। और इसके अलावा दोस्तों तांबा और पत्थर के औजार हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ करते थे, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे 3, उसमें एक ऑप्शन था होजागिरी। होजागिरी गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, यह त्रिपुरा का लोक नृत्य है। गुजरात के जो लोक नृत्य है वह गरबा और डांडिया, जी हाँ गरबा व डांडिया गुजरात के लोक नृत्य हैं, जबकि जो ऑप्शन होजागिरी दिया गया था वह त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द्रौपदी मुर्मू को अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है वह कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो 14वीं जो प्रेसिडेंट थे वह रामनाथ कोविंद थे, जी हाँ रामनाथ कोविंद के स्थान पर भारत की 15वीं दोस्तों जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी वह द्रौपदी मुर्मू, और प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी वह प्रतिभा पाटिल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो आता है प्रतिभा पाटिल, और प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू, जो भी दोस्तों जो मयूरभंज की निवासी है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया था। तो शनि ग्रह का जो वलय है सबसे पहले स्पष्ट रूप में किसने बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे गैलीलियो के द्वारा 1610 में सबसे पहले दूरबीन से देखा। सन 1656 में क्रिस्टियन हाइगेन के ने सबसे पहले इन अनूठे छल्लों के स्वरूपों की पहचान की। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनूठे जो वलय पाई जाती है उन अनूठे छल्लों की पहचान की है वह क्रिस्टियन हाइगेन्स के द्वारा की गई है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कल भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, आज भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रोज विद्यार्थी एनालिसिस देख रहे हैं उनके ऑटोमेटिक ही दोस्तों 3 से 4, जी हाँ 3 से 4 नंबर तो वह अप करने वाला ही है अदर स्टूडेंट की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट के अलावा भी दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी हाल ही 2022 एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में, उनके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कल पूछा गया था कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आज मोहम्मद गौरी से दोस्तों तराइन युद्ध से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन आसपास में ही वेरी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर एनालिसिस देखता है तो उस स्टूडेंट को दोस्तों काफी आसानी होने वाली है। वह अपने स्कोर कार्ड में 3 से 4, जी हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 से 4 नंबर वह अदर स्टूडेंट की तुलना में इंक्रीज करने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों भारत संघ की जो कार्यकारिणी का मुखिया होता है वह भारत के राष्ट्रपति, जी हाँ भारत के राष्ट्रपति या जो प्रेसिडेंट होता है वह भारत की कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, जी हाँ जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति होती है या जो भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया होता है वह राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है निपुण योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो निपुण योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा तो यह एजुकेशन, जी हाँ शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण, जी हाँ निपुण योजना की दोस्तों यहाँ पे शुरुआत की गई है, जिसकी निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी, जी हाँ नंबर सी। तो आपको यह भारत की मिशन की शुरुआत की गई है। निपुण की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी, जी हाँ यह निपुण की दोस्तों फुल फॉर्म है। तो आपको यह भी पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है। तो जो मैकमोहन रेखा है भारत व अरुणाचल प्रदेश के राज्य के बीच है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है दोस्तों 7 सिस्टर्स है उसका इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें अरुणाचल की जो स्थिति अरुणाचल प्रदेश की स्थिति इस प्रकार से है। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति इस प्रकार से है। और यह यहाँ पे दोस्तों जो चीन आती है इधर चीन है, और भारत और चीन के मध्य दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य के जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है। तो जो क्रिकेट के विकेट की जो लंबाई होती है वह 28 इंच होती है, जी हाँ जो 28
इंच होती है, जो स्टम्प्स की लंबाई है 28 इंच होती है, लेकिन आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया गया था, तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए था 71 सेमी। जी हाँ, 71 सेंटीमीटर होती है जो क्रिकेट में स्टंप का दोस्तों यहाँ पे उपयोग किया जाता है। स्टंप्स का जो उपयोग किया जाता है वह 71 सेमी लंबे होते हैं या 28 इंच दोस्तों लंबे होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था, ये सभी को पता होगा और आप सभी का एक क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पे बात की जा रही है अहमदनगर की, और अहमदनगर को 1637 ईस्वी में जो शाहजहां ने अहमदनगर में दोस्तों अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, और शाहजहां दोस्तों 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो आपको यह दोस्तों आंसर होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू के द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है कि वह सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ सरोजनी नायडू INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। जी हाँ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बात की जाती है तो वह सरोजनी नायडू है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होनी चाहिए, और भारत की प्रथम राज्यपाल भी दोस्तों सरोजनी नायडू है, यह भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों जो INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है, ये आपको पता होनी चाहिए। और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में, जी हाँ 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो INC की दोस्तों अध्यक्षता की थी, यह भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन ये छप सकता है कि कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष INC की कौन है? सरोजनी नायडू है। भारत की पहली राज्यपाल कौन है? तो वह भी सरोजनी नायडू है। तो इस प्रकार आपको ये तथ्य पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में 1878 में, जी हाँ 1878 में देसी प्रेस अधिनियम, जी हाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं पर, जी हाँ भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय के जो दोस्तों वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिंटन हुआ करते थे, जी हाँ लॉर्ड लिंटन भारत सरकार के वायसराय हुआ करते थे, और इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में ही अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में 1878 में देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और यह दोस्तों इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य था जो अंग्रेज सरकार का या लॉर्ड लिंटन का, वह भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया गया था। तो ये समस्त तथ्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो जो राग और लय के निर्माण में दोस्तों आप सभी को पता है तानसेन का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। अगले क्वेश्चन पर बात करें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट राज शुक्ला को किस आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो UPSC होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो राज शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके UPSC के दोस्तों अध्यक्ष कौन है तो यह सभी आप बताने वाले हैं। जी हाँ, UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसे की गई है या किस व्यक्ति को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। UPSC के अभी वर्तमान में जो सदस्य बनाए गए हैं राज शुक्ला को बनाए गए, यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कानून और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों यहाँ पे कानून और नीतियों की जो कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, जो कार्यपालिका का सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तो एक्सिक्यूटिव, जी हाँ एक्सिक्यूटिव या कार्यपालिका दोस्तों यहाँ कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो आम्र वर्षा यह है दोस्तों केरल में, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। जी हाँ, जो आम्र वर्षा होती है या अम्लीय वर्षा जिसे कहा जाता है, यह केरल व कर्नाटक के तटों पर जो तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, और इन्हें आम्र वर्षा के रूप में, जी हाँ दोस्तों, इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस बार भी दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यदि आगे आने वाले शिफ्टों में आपकी एग्जामिनेशन है तो आप
जनगणना को तो दोस्तों बिल्कुल कवर करके जाने वाले हैं, क्योंकि जनगणना से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों बाल लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे बाल लिंगानुपात की बात की जाए, जब 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था। जी हाँ, 2001 की जनगणना में 927 था, जबकि जो 2011 की जनगणना में घटकर 1919 रह गया है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत का बाल लिंगानुपात में कमी हुई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक कार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ब्लैक कार्ड बैडमिंटन में संबंधित है। जब ब्लैक कार्ड किसे कहा जाता है? जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई या अयोग्य हो जाता है। तो दोस्तों बैडमिंटन में जो ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? तो ब्लैक कार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जब वह दोस्तों खेल भावना के विपरीत कार्य करता है, या जो खेल नियमों का उल्लंघन करता है, और उनको कहने के बाद भी दोस्तों कि वह खेल नियमों की धज्जियां उड़ाता रहता है। तो वहां पे दोस्तों रेफरी के द्वारा ब्लैक कार्ड प्रदान किया जाता है, और ब्लैक कार्ड मिलते ही दोस्तों उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जी हाँ, उसे पूरे टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों सुनंदा नायर है जो बहुत ही प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्य है। जी हाँ, मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए सुनंदा नायर काफी प्रसिद्ध है, और उनका जन्म मुंबई में हुआ था, और मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र में, आप सभी को पता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनंदा नायर की जन्म स्थली भी दोस्तों मुंबई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अनुच्छेद या आर्टिकल 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो जो बात करें अभी दोस्तों 19A में है बोलने की आजादी, 19B में है सभा की आजादी, 19C में है संघ बनाने की आजादी, 19D में है पूरे देश में आने जाने की आजादी दी गई है, 19C में पूरे देश में बसने की रहने की आजादी दी गई है, और 19G में दोस्तों कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी दी गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भारत के जो संविधान के आर्टिकल 19 में भारत के निवासियों को 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें 19A में बोलने की आजादी है, और 19B में सभा की आजादी है, 19C में संघ बनाने की आजादी, 19D में है पूरे देश में आने जाने की आजादी, 19E में है पूरे देश में बसने की दोस्तों यहाँ पे आजादी दी गई है, और 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी दी गई है। इस प्रकार से तमाम 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों यहाँ पे प्रदान की गई है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के माध्यम से दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड्स वाज गिवन टू यामिनी कृष्णमूर्ति इन 2016? 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति के नृत्य करियर में उन्हें पद्मश्री 1968 में दिया गया। जी हाँ, जो पद्मश्री है 1968 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 2001 में, पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 में दोस्तों इनको दिया जा चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये नृत्य की करियर में दोस्तों इन्होंने काफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। और यामिनी जो कृष्णमूर्ति है इन्होंने पद्मश्री 1968 में प्राप्त किया, पद्म भूषण है 2001 में, और पद्म विभूषण दोस्तों भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इन्हें 2016 में दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो भारत के गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। अब बात करें उन्हें 8 मार्च 2014 को, जी हाँ 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में शांभवी स्कूल ऑफ डांस द्वारा नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, जो 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के उपलक्ष्य में नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में शांभवी स्कूल ऑफ डांस के द्वारा नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया जा चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? धोवन सोडे का फॉर्मूला क्या है? जो धोवन सोडे का फॉर्मूला होता है वह होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और दोस्तों जल के अणु 10H2O होते हैं। यह धोने के सोडे का फुल फॉर्मूला होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा कहा जाए या धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाए, एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, 10H2O, या जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और जल की कठोरता दूर करने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है?
तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के स्थान पर सुमन बेरी को बना दिया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और जो नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान में वो है परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, जी हाँ 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की जाती है। इसके अध्यक्ष हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जी हाँ अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है, जी हाँ वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वह है सुमन बेरी, जी हाँ सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पे सीईओ की बात की जाती है तो परमेश्वरम अय्यर, जी हाँ परमेश्वरन अय्यर है जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए। स्थापना 1 जनवरी को, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ है परमेश्वरम अय्यर। तो दोस्तों आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसकी स्थापना से भी श्योर क्वेश्चन पूछने वाला है। इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, इसकी स्थापना कब हुई, उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम सीईओ, समस्त प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, तो 2010 में दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया जा चुका है, 2010 में किया जा चुका है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया जा चुका है। अब बात की जाती है अगले क्वेश्चन पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की जो मुख्यालय है वह देहरादून में है और इसकी स्थापना 1966 में की जाती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जी हाँ। और यह सीमा की जो कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर लंबी भूमि की साझेदारी करती है। इसमें दोस्तों असम आता है, पश्चिम बंगाल आता है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्थिति हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र इस प्रकार से है। और यहाँ पे दोस्तों यह बांग्लादेश की स्थिति है, यहाँ पे बांग्लादेश की स्थिति है। तो दोस्तों आपको पता है यह जो राज्य है यह जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद में यह नागालैंड आता है, इसके बाद में ये मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद में ये दोस्तों मिजोरम आता है, जी हाँ मिजोरम। ये इधर आता है जो त्रिपुरा है, जी हाँ इधर त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद में यहाँ पे जो मेघालय आता है, मेघालय है। यह पूरा जो राज्य है असम है। इधर भी यहाँ पे दोस्तों यह जो राज्य है सिक्किम है। सिक्किम के बाद में इधर जो पूरा पश्चिम बंगाल है। तो आप देख पा रहे हैं एक तो पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है दोस्तों, जी हाँ इधर पश्चिम बंगाल टच करता है, मेघालय टच करता है, असम टच करता है और यह जो त्रिपुरा है। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश को टच करते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 2010 में आयोजन हुआ था और अभी हाल ही में 2022 का इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो मंडल का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो सुरेश एन पटेल, जी हाँ सीवीसी के केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख है जो सुरेश एन पटेल है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाए जाने वाला त्योहार है, तो दोस्तों तमिलनाडु का तमिल सौर माह में मनाए जाने वाला त्योहार के बारे में पूछा गया था। तो तमिलनाडु का जो प्रमुख त्योहार थाईपुसम है यह तमिल सौर माह के दोस्तों मनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में बात की जाए, पुथांटू जो दोस्तों यह अभी जो पिछली शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुथांटू या जो तमिलनाडु के नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वह पुथांटू होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज पूछा गया थाईपुसम के बारे में। अब आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन 100% छपने वाला है, चाहे फ्लोट महोत्सव से क्वेश्चन पूछा जाए, मदुरई जल्लीकट्टू से, आदि पेरक्कू से, पोंगल से, या जो विल ओरी महोत्सव पूछा जाए, या थाईपुसम से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। कार्तिक दीपम से भी क्वेश्चन छप सकता है, इसीलिए समझता आपको यह जो तो मुख्य त्योहार है तमिलनाडु की पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन आज ही की शिफ्ट में पूछा गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे सामंत गोयल को, जी हाँ सामंत गोयल को जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के दोस्तों वर्तमान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात की जाए आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है या निदेशक है तपन कुमार डेका को बनाया गया, आपको यह पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें, रमना बालचंद्रन की वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जो रमना बालचंद्र है किस वाद्य यंत्र से संबंधित आपको यह पता होना चाहिए।
दोस्तों जो रमना बालचंद्रन है यह मशहूर वीणा वादक है, जी हाँ मशहूर वीणा वादक है। इनके अलावा वीणा वादक की और बात की जाती है तो ज्योति हेगड़े है, असद अली खान है, जिया मोहिउद्दीन डागर है, सुंदरम बालचंद्रन है, रुद्र वीणा भी दोस्तों वीणा वादन से संबंधित आपको समझते हैं नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले सवाल हैं। जी हाँ बिल्कुल छपने वाले नाम है, इन नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें, जो वस्तु एवं सेवा कर है कब लागू किया गया था, तो जो जीएसटी है, जी हाँ जीएसटी है कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017, जी हाँ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की जाती है। और यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें पहले अध्यक्ष थे जो तो वित्त मंत्री अरुण जेटली। जी हाँ अरुण जेटली जो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय दोस्तों, इनके शासन कार्य में ही, अरुण जेटली के शासन कार्य में ही जो भारत में जीएसटी लागू की गई थी। और यह जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, तो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों पुडुचेरी में अभी दोस्तों चुनाव संपन्न हुए हैं, उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें एन रंगास्वामी दोस्तों जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको यह पता होना चाहिए। उपराज्यपाल की बात की जाती है तो तमिलिसाई सुंदरराजन, जी हाँ तमिलाई सुंदरराजन है जो कि पुडुचेरी के वर्तमान राज्यपाल भी है। तो दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री एम रंगास्वामी है और जो पुडुचेरी के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन है, तो यह वहाँ के राज्यपाल है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो 6 दिसंबर, जी हाँ 6 दिसंबर के जो मुख्य क्वेश्चन थे, जो कि आपको 6 दिसंबर की सभी शिफ्टों में, जी हाँ सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बिल्कुल रियल एनालिसिस, जी हाँ रियल एनालिसिस कर चुके हैं और आपको यहाँ पे उनकी आंसर की भी दी जा चुकी है। जी हाँ उनकी आंसर की भी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे इस प्रकार की जो वीडियो आने वाली है वह समय से मिल सके। और यदि आज ही आप दोस्तों हमारे से जुड़े हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों हाँ यहाँ पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब समय हो चुका अब आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।